Today I shall teach about of present indefinite tense. Present indefinite tense means अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल ऐसा समय ऐसा जिसमें समय का निर्धारण नहीं होता, अनिश्चित होता है। अनिश्चित वर्तमान काल, इसमें समय का कोई निर्धारण नहीं होता है, केवल कार्य होता है, कार्य का प्रारंभ और समाप्ति, ये इसका समय नहीं दिया जाता है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं? इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में हिंदी का जो वाक्य होता है उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। उसमें क्या होना चाहिए? कम से कम कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए। जैसे तुम दूध पीते हो या तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तो तुम जो है कर्ता हो गया, अपनी किताब ऑब्जेक्ट हो गया और पढ़ना जो है क्रिया हो गई। तो कर्ता, कर्म और क्रिया ही होना चाहिए। जैसे कह दिया गया यह एक पपीता है। अब पपीता है में भी ता है आया, लेकिन इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहलाते हैं। ऐसे ता है, ती है, ते है, ता हूं ने बताया। अब कोई कह दिया यह एक पपीता है। अब पपीता शब्द जो क्रिया है नहीं, तो क्रिया का होना अति आवश्यक है। क्रिया रहेगी, कर्म रहेगा, तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। तो तुम अपनी किताब पढ़ते हो, अब ते हो अंत में आया, हिंदी भाषा के अनुसार ते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में हम वर्ब के माध्यम से पहचानते हैं कि या जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब लगी है, उसके अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। जैसे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो और सब्जेक्ट लिखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो और ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हो। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के नियम जो सकारात्मक वाक्य होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस लिखने का क्या क्रम होना चाहिए? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, अर्थात सहायक क्रिया नहीं रहती है, केवल मुख्य क्रिया रहती है। कर्ता रहता है और मुख्य क्रिया और कर्म रहता है। इस तरह यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की बात है। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा, सिंगुलर अर्थात एक वचन, सब्जेक्ट कर्ता एक वचन होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अर्थात जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे वह गीत गाती है। वह गीत गाती है, तो वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह गर्ल के लिए प्रयोग होता है। वह गीत गाती है, सी। अब गाती है कि अंग्रेजी सिंग होती है, SING, तो सिंग में यह जोड़ दिया हमने क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सी सिंग्स, क्या गाती है? गीत गाती, अ सॉन्ग। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे। एस या ईएस जोड़ने का भी रूल होता है, नंबर वचन होता है, उसमें रूल दिया रहता है। बेसिक जानकारी आप लोग उसके बारे में जानते हैं। उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सेकंड, पॉजिटिव सेंटेंस का सेकंड रूल क्या? सब्जेक्ट कर्ता यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
अर्थात सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। एग्जाम्पल यहाँ है, वे स्कूल जाते हैं, तो वे दे है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, जाना क्रिया है, इसमें जाना की अंग्रेजी गो होती है। अब गो में एस या आई एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दे मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस नहीं जोड़ा जाएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख दी जाएगी। वे स्कूल जाते हैं, दे गो, स्कूल जाते हैं, टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट जो प्लूरल होता है उसका रूल है। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के नियम क्या होते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, डू ऑब्लिक डज का प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। अर्थात कर्ता एक वचन होगा तो डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। डू और डज क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आई एस इसमें नहीं जोड़ेंगे, ओनली यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, नॉट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ये ऑर्डर है, इसी क्रम में लिखा जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक, फिर नॉट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करते हैं, नॉट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम क्या है? तुम की अंग्रेजी यू होती है, यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। तो यू डू और उसके बाद नॉट। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, यस या यस नहीं जुड़ेगा। तो यू डू नॉट रीड द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, यू लिखा हमने। कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ? डू का। अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो डज का प्रयोग हो जाता है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो यू के साथ डू का प्रयोग हो गया, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हो जाता है। पढ़ना क्रिया होती है, पढ़ना वर्ब है तो उसके अंग्रेजी रीड द बुक, किताब के अंग्रेजी द बुक। यू डू नॉट रीड द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तो दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। I tell to you that only rule of positive sentence and rule of negative sentence. In this sentence, third rule of interrogative sentence. Rule of interrogative sentence, two types are yes or no या WS टाइप। जैसे इसमें क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड द बुक? अगर क्या से शब्द की शुरुआत है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल, यस या नो टाइप। तो पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, अर्थात डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया पहले फर्स्ट रूल। जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होगा तब क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
ये फर्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव का। सेकंड रूल इंट्रोगेटिव का, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आया हो, अर्थात कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द वाक्य के मध्य में आया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके पश्चात क्या लिखेंगे, डू या डज, उसके पश्चात फिर सेम प्रोसेस वही रहेगा, अर्थात क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जो वाक्य मतलब क्या से शुरू होते हैं तो उसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जो वाक्य जिस वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, तो तुम स्कूल कब जाते हो, कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तुम के अनुसार, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इस तरह से इस टेंस के बारे में हम समझेंगे। तो एट लास्ट यू विल रीड अबाउट आ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड you will solve exercise based on present indefinite tense. Thanks.